पुलिस कर्मचारी जो थे, मुझे नहीं पता कौन थे वो, मैंने उनको पूछा सर क्या मैंने 25,000 आपके सामने मांगा यहाँ पे? वो कहा, उन्होंने मुंडी ऐसे लाई कि सर नहीं। जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो उन्होंने दावा बोल दिया। फिर पता नहीं घूसे कहाँ से आई, लाते कहाँ से आई, मुक्के कहाँ से आए, वो हमें नहीं पता लगा। मुझे कान के पीछे चोट आई तो मुझे अभी भी इस वाले कान से कहने वाले, मैं ऐसे इंसान को पत्रकार कैसे कहूँगा जो बिना जांचे बिना परखे किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा देगा। उसने ये कहा कि अंकुश ठाकुर ने रिश्वत ली है, इतने पहले लिए, इतने बाद में लिए, और पुलिस इस पर कार्रवाई करने वाली है। और जिस पुलिस ऑफिसर का नाम लिया था उसने, उसके साथ कुछ बात हुई? नहीं, उनके साथ बात मेरे सहयोगी बड़े पत्रकारों ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो कहूँगा उसको भी ज़रा, उसके खिलाफ भी ज़रा पूछताछ पुलिस करे कि आखिरकार आपने कैसे एक बड़े ओहदेदार पुलिस अफसर का नाम जो फैलाने का कोशिश किया। तो डिफर्मेशन में तो वो साफ़ हो जाएगा, और उस पत्रकार के पास फिर जब डिफर्मेशन की रिपोर्ट आएगी ना, वो फिर उसको भी दिखाएंगे कि सर आप बताइए। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि मैं एसएसपी साहब को फ़ोन करूँ। मैंने एसएसपी साहब को फ़ोन किया, एसएसपी साहब का वेटिंग आ रहा था, तो मैंने वापस फ़ोन रख दिया। पुलिस मुंशी जी मेरे साथ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद ही एसएसपी साहब का फ़ोन आ जाता है। तो मैंने उनको बताया मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ पैगाम से। कह रहे क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने बोला जी ऐसा ऐसा ये हुआ है। उन्होंने बोला आप फ़ोन रखो, मैं एसएचओ को बोलता हूँ। और विद इन मिनट मैं कहता हूँ मुझे सतवारी से मेन स्टॉप पहुँचने तक एसएचओ साहब का, सतवारी एसएचओ साहब जो हैं उनका फ़ोन आ गया था कि क्या हो गया, हमें बताओ। फिर हमने उनको बताया। वो बोल रहे कि एमएलसी करवाई आपने? मैंने बोला जी एमएलसी हो रही है हमारे, कहते हैं एमएलसी करके और इमीडिएटली आप इसकी वो एफआईआर। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि एक पत्रकार और उसके कैमरामैन को कुछ लोग घेर करके खड़े हैं और बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी वहाँ पर थे। पुलिस प्रशासन के सामने पत्रकार और उसके सहयोगी कैमरामैन को कुछ लोग मार रहे होते हैं। ये वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो कई वेब पोर्टल्स पर चलता है। ये वीडियो कई वेब पोर्टल पर चलने के बाद सुबह अखबारों में भी खबर बन करके छपता है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है जिन लोगों ने पत्रकार के ऊपर हाथ उठाया था और पत्रकार पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे। हम इस वक्त पैगाम टीवी के ऑफिस के बाहर हैं, जिस पत्रकार को मारा गया था, अंकुश ठाकुर और उसके कैमरामैन को। अब हम इस ऑफिस के अंदर जा रहे हैं और उनसे जान लेते हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के बाद आखिर क्या हुआ है। पैगाम टीवी का ये ऑफिस है और इस ऑफिस के अंदर वो पत्रकार अंकुश है, जिस अंकुश ठाकुर के साथ कल कुछ लोगों ने मार पिटाई की थी। मौके पर पुलिस, मैं पहले कह रहा हूँ कि वहाँ पर मौजूद थी। बावजूद उसके ऐसे लोगों के हौसले बढ़ चुके हैं जो किसी भी व्यक्ति को मारने तक उतर आते हैं, किसी की जान तक लेने पर आमदा हो जाते हैं। अंकुश, कल के बाद सारा मीडिया जो था वो आपकी सपोर्ट में था और पुलिस ने भी कार्रवाई जिस तरीके से की है, अब क्या रिपोर्ट है इस वक्त? संसार जी, सबसे पहले आपका भी शुक्रिया और सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया जिन सब ने इसको लेकर रिपोर्ट की। और साथ ही साथ अगर मैं अभी की स्थिति बताऊं तो उन दोनों युवकों को जो है वो सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और उन्हें ये साफ बता दिया गया कि आखिरकार अगर आप किसी भी, चाहे वो मीडिया बंधु हो, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, अगर आप लॉ के ख़िलाफ़ चलते हैं, लॉ के अगेंस्ट चलते हैं, आप गालियाँ देते हैं, मार पिटाई करते हैं और उसे जो है वो डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस जो है आपके खिलाफ़ कार्रवाई करेगी। और मैं शुक्रिया करता हूँ एसएसपी साहब और जम्मू कश्मीर पुलिस का, या एसपी साहब का, या कार्तिक जी का। उन्होंने पूरे मामले को संज्ञानता से देखा और लगभग 24 घंटे के अंतर्गत जो है जैसे एफआईआर लगी उसके बाद इन लोगों को जो है इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल की गई थी, मीडिया को, सिर्फ आप ही को नहीं, पूरे मीडिया जगत के ऊपर सवालिया निशान उन लोगों ने खड़े कर दिए थे और जो अभद्र टिप्पणी या भाषा का इस्तेमाल उन लोगों ने किया था, उसके बाद की स्थिति क्या रही थी जब आप लोग वहाँ से निकल गए? नहीं संसार जी, मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं सुबह मुझे कॉल आती है तो लगभग मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा तो मेरी मम्मी जो है वो खेत में पानी दे रही थी, सब्ज़ी लगाई हुई है उसने, वो खेत में पानी दे रही थी और उसके बाद मेरे पापा अंदर लेटे हुए थे। तो मैं उठा तो मैंने सीधे कपड़े उठाए, कपड़े लगाए, ना मैंने दाएं देखा, ना मैंने खाया था, ना मैंने ब्रेकफास्ट किया, ना पानी पिया था, खाली मुँह धोया और मैं निकल गया। जाहिर सी बात है मुझे फ़ोन आता है लोकल्स के द्वारा कि जनाब एक और कमर्शियल बिल्डिंग तैयार हो रही है, एक और जो बाकी बिल्डिंग है लोगों की घरेलू घर थे उन्हें तोड़ा जाता है।
तो ये मेरा दायित्व बनता था। अगर आपको भी फ़ोन आया था तो शायद आप भी वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो मुझे फ़ोन आया तो मैं चले गया और मैंने सबसे पहले अपने कैमरामैन को फ़ोन किया, जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, राजवीर। उसे फ़ोन किया, राजवीर ने कहा सर मैं पहुँच गया हूँ स्पॉट पे, आप भी आइए। राजवीर वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद मैं भी पहुँचा। तो राजवीर को मैंने जैसे ही लाइव शुरू करना था, मैंने पहले ही बोला मैं चाहे यहाँ पे अब जो मर्ज़ी मार कुटाई हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों के हौसले इतने बुलंद थे, उन लोगों ने लाइव के अंदर जब गाड़ी वहाँ से निकलती है, जब गाड़ी वहाँ पे होती है, पहले बहसबाजी की है, खींचातानी करते हैं, जैसे ही गाड़ी निकलती है तो वो लोग सीधे ही धावा बोल देते हैं, मार कुटाई शुरू कर देते हैं। माँ बहन की गालियाँ, पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ उन्होंने बकी, जो मुझे भी मालूम नहीं था। तो जब उन सब ने ये गाली गलौज किया, उसके बाद मैंने उन्हें कहा, राजवीर ने भी कहा कि सर ऐसा मत कीजिए, हो सकता है इस वीडियो को हम यहीं तक रहने दें, यानी लाइव जितना चल गया है उतना ही रहने दें, इसके आगे और वीडियो नहीं करेंगे यहाँ पे। उन लोगों ने कहा कि चलिए हमारा तो जो बिगड़ना था बिगड़ गया, अब आप लोगों का बिगाड़ता है, ये उनकी वर्डिंग थी। तो मैंने उन्हें कहा कि सर ऐसा मत कीजिए, आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। वो कहता भैया क्या 300 का माइक है? मैंने बोला सर इस तरह का आप भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे ये 300 का हो या 500 का हो। तो वो व्यक्ति क्या माइक को भी छीनता है, उसने मेरा माइक खोल लिया था। माइक खोलने के बाद मैं चाबी अभी लगा ही रहा था, चाबी भी ले गया था, ऑफिस का फ़ोन है, वो ऑफिस का फ़ोन भी कैप्चर कर गया था। और उसके बाद राजवीर को धक्का देता है, और वो जब राजवीर को धक्का देता है, फ़ोन छीना झपटी करता है, तो राजवीर को भी एक दो घूंसे लगाने की कोशिश की। तो वहाँ से एक व्यक्ति उसे कहता है, वो भाई साहब क्या कर रहे हो, ये तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो आपकी फ़िल्म चल रही है। तो वो कहता है कि भाई साहब ये तो हम पे भारी पड़ रहे हैं। तो पीछे से एक व्यक्ति उसको आवाज़ लगाता है, आप आवाज़ दे दीजिए, 25,000 ने मीडिया वालों ने मांगा। तो वो फिर बोलना शुरू हो जाता है कि 25,000 मीडिया वालों ने मांगा। तो हालांकि उस वीडियो में ये भी साफ हुआ है, पुलिस कर्मचारी जो थे, मुझे नहीं पता कौन थे वो, मैंने उनको पूछा सर क्या मैंने 25,000 आपके सामने मांगा यहाँ पे? वो उन्होंने मुंडी ऐसे लाई कि सर नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं मांगा, आप खाली बोला भी है, पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि नहीं मांगा, वो रिकॉर्ड है सर, रिकॉर्ड है। तो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा बोला, उनको लगा भाई पुलिस भी अब जो है वो यहाँ पर इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये मीडिया पर्सन है, कि इनकी अपनी इमेज है समाज में, इनके ऊपर ये हमला नहीं करेंगे। अगर उनको ये पता होता कि ये इन पर हमला करेंगे तो शायद पुलिस वाले वहीं पर रुके थे, वो वहाँ से निकलते नहीं। लेकिन पुलिस वालों ने ये देखा था कि छीना तानी ये कर रहे हैं, उन्हें सोचा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये बातचीत माइक पर चल रही है, लाइव चल रहा है, तो वो टेलीकास्ट हो रहा है। तो पुलिस वाले जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो उन्होंने दावा बोल दिया। फिर पता नहीं घूसे कहाँ से आई, लाते कहाँ से आई, मुक्के कहाँ से आए, वो हमें नहीं पता लगा। मुझे कान के पीछे चोट आई, तो मुझे अभी भी इस वाले कान से कम सुनाई दे रहा है, मैं आपको सीधी बात बताऊँ। और ये पूरे एरिया में स्पाइनल में पूरे यहाँ पे दर्द अभी भी है, और गले पे भी निशान थे। तो मैंने क्या किया, तो हम फिर पुलिस स्टेशन, लोग उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ। पुलिस का काम जो है वो कैसा रहा? पुलिस ने किस तरीके का रवैया अपनाया? आप लोगों के साथ किस तरीके से बात की? पॉजिटिव थी पुलिस या फिर नेगेटिव रोल अदा कर रही थी उस वक्त? नहीं, अगर मैं पुलिस की बात करूं तो जो एसआई वहाँ पर राजेश चौधरी जी थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मैं सर को थैंक यू करना चाहूँगा। उन्होंने पूरे मामले को संज्ञानता से देखा, और उनकी मेरे पहले फ़ोन कॉल पे भी एक बात हुई थी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे, पहले वो कुछ कह रहे थे कि आपने माइक उनको दिया। मैं सर माइक तो मैंने उनको नहीं दिया, मैं अपनी कवरेज करता हूँ, उन्हें छीना है मेरे से। जब सर को ये सब बात समझ लगी कि वाकई में ऐसा हुआ है, तो उन्होंने लिटरली मुझे कहा कि आप एप्लीकेशन लीजिए। फिर मेरे एमडी साहब रविंदर जी वो आए, उनका भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा रहा, और वो आए, खुद गाड़ी में आए, वो मेरे साथ चले, उन्होंने एमएलसी कराई। और मैंने जब सर में गाड़ी में हम जा रहे थे तो सर ने भी कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है, जो सच है वो सच, हम उसके पीछे नहीं हटेंगे, और पूरी कानूनी कार्रवाई जो इस मामले को लेकर होगी वो की जाएगी। और अभी फ़िलहाल के लिए पुलिस का एक्शन सही है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जिन दो व्यक्तियों ने इस तरह का मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है, और चैनल को, यानी कि संसार भाई जी आप जानते हैं कि अगर एक चैनल बनता है ना तो काफ़ी लोगों की स्ट्रगल होती है, और काफ़ी लार्ज अमाउंट में मेहनत लग के और पैसा लग के फिर जाके कि चैनल नाम ब्रांड बनता है। लेकिन उन लोगों ने जो हमारे ब्रांड को डिफेम करने की कोशिश की, हमारी छवि ख़राब करने की कोशिश की है, वो अब डिफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं। और कोर्ट में जज के सामने ज़रा बताएं वो 25,000 किसको दिया था? जो 7,000 का जिक्र करें, 7,000 उन्हें लिया हुआ है, और 25,000 भी मांग रहे थे। एक ये है कि उस खुद को पत्रकार कहने वाले, मैं ऐसे इंसान को पत्रकार कैसे कहूँगा जो बिना जांचे बिना परखे किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा देगा। उसने ये कहा कि अंकुश ठाकुर ने रिश्वत ली है, इतने पहले लिए, इतने बाद में लिए, और पुलिस इस पर कार्रवाई करने वाली है। और जिस पुलिस ऑफिसर का नाम लिया था उसने, उसके साथ कुछ बात हुई?
नहीं, उनके साथ बात मेरे सहयोगी बड़े पत्रकारों ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो कहूँगा उसको भी ज़रा, उसके खिलाफ भी ज़रा पूछताछ पुलिस करे कि आखिरकार आपने कैसे एक बड़े ओहदेदार पुलिस अफसर का नाम लिया है कि उसका नाम लेकर। संसार जी, उन्होंने कई ऐसे चैनल्स पे वीडियो चढ़ा के, कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी छवि पे भी इफेक्ट कल कोई पड़ सकता है। वीडियो चलती है, 3 घंटे वीडियो रहती है, वो पटाखे भी दिखाते हैं, वो गालियाँ भी बीप करके दिखाते हैं, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हो जाती है, 2 लाख प्लस चले जाती है और 1000 क्या 10,000 शेयर भी लोगों ने मार दिए थे उस वीडियो पे, और वो वीडियो 15 मिनट में डिलीट हो जाती है। तो इसका मतलब व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिसने एक पुलिस ऑफिसर का नाम जो है वो इस्तेमाल करके, जैसे आपने बताया कि उसने नाम इस्तेमाल किया है और कई मीडिया पोर्टल्स को फ़ोन करके वो वीडियो रुकवाने का प्रयास किया? नहीं, मैक्सिमम मीडिया पोर्टल्स ने तो, अगर मैं बात करूं, जो लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जो मेरे हक में आए, मैंने अभी भी कहा आपको कि मैं शुक्रिया उनका दिल खोल के करता हूँ। 24/7 अगर कल कोई उन्हें मेरी ज़रूरत होगी, उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया पत्रकार थे, मैं उन्हें भी शुक्रिया करूँगा जो आपने काम किया है ना, ये लोगों को फ़ोन कर करके आप जो झूठी अफवाह फैला रहे थे और उन्हें डरा रहे थे, वो पत्रकार भी डरने वालों में से नहीं है। आप इस तरह का वो भ्रम फैलाना छोड़ दीजिए। और जब अभी कोर्ट में आप लीगल कार्रवाई के लिए तैयार है, डिफर्मेशन 2 आ रहे हैं, और अब वहाँ पे कोर्ट में जब जज साहब कहेंगे ना, बताइए ज़रा पत्रकार ने वो 25,000 कहाँ पे मांगा था, और जो 7,000 आपने बता भी दिया, कहते जनाब 7,000 मुंडे ने तो लै भी छड़िया था, अब बताएंगे कहाँ पे 7,000 गया हुआ है। वो तो अब कोर्ट सबूत मांगेगा ना, कोर्ट मेरी और किसी की बात पे तो चलेगा ही नहीं, यहाँ पुलिस की बात पे चलेगा। कोर्ट कहता है भैया सबूत दिखाओ कहाँ पे लिया, तो अब कोर्ट में उन्हें सबूत पेश करना मुश्किल होगा। और जो इन्होंने डिफेम चैनल को किया, भैया चैनल तो नहीं छोड़ेगा और ना ही मैं ही छोड़ूंगा इनको। एक बड़ी चीज़ है कि एक पत्रकार की छवि को ख़राब कर देना एक मामूली सी बात हो गई है, कोई भी कर देता है, लेकिन पत्रकारिता जगत के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही पत्रकारों के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक पत्रकार का नाम, जैसे अंकुश ने बताया है, और नाम खुल करके तो नहीं लिया, लेकिन वो अगर इस खबर को देख रहा होगा उसे समझ आ जाएगा कि उसने क्या किया है। एक पुलिस ऑफिसर का नाम इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद एक पत्रकार की छवि को ख़राब किया है। मेरे साथ MD पैगाम TV हैं, उनसे जान लेते हैं कि रविंदर जी, आप बताइए कि आपके पत्रकार के ऊपर हमला होता है। हमने ये खबर कल दिखाई थी, अंकुश से बात हुई थी, हमने ये दिखाया था कि पत्रकार कितने सुरक्षित हैं अब। क्या DGP RR स्वैन को अब पत्रकारों को लाइसेंस दे देना चाहिए हथियार रखने का, क्योंकि उनकी सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। खुलेआम उन लोगों को पीटा जाता है, पुलिस के लोग वहाँ पर होते हैं, उसके बावजूद ये घटनाएं होती हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं आपका थैंक यू करूँगा संसार जी कि आपकी पत्रकारिता जो है वो बहुत डीप रूट्स लेके चलती है। आपके अल्फाज जो हैं वो बड़े ही स्वच्छ और बड़े ही लॉजिकली होते हैं। आपने बहुत सारी बातें की हैं, स्वैन साहब की बात की है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पुलिस का, क्योंकि जैसे ही ये मुझे पता चलता है, क्योंकि हमने लड़कों को ये इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, जहाँ पर भी कोई ऐसी घटना घटे, आपको बेबाक तरीके से आपको पत्रकारिता करनी है, समाज के भले के लिए करनी है। समाज के लिए हम जी रहे हैं, समाज के लिए हम जिएंगे। तो मुझे नहीं पता था ये कहाँ हैं, किस जगह है। जैसे ही मुझे सुबह फ़ोन कॉल आती है तो मैं उस वक़्त ब्रेकफास्ट करने वाला था, तो जैसे इनकी फ़ोन कॉल आती है तो राजवीर की फ़ोन कॉल आती है, जी ऐसे हमारे साथ ऐसे गुंडों ने हम पे अटैक किया है। तो मैंने इनसे पूछा क्यों अटैक किया है। बोला जी हम वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो हमने कवरेज की और उन्हें हम पे अटैक किया। मैं किस जगह, उन्होंने बोला जी बेली चराना, तो हम चौकी में इस वक्त, तो आप जल्दी आओ। मैंने ब्रेकफास्ट वहीं छोड़ा और मैं वहाँ उसी ड्रेस में मैं निकल के आ गया। तो मैं आके मैंने पूछा, तो वहाँ पुलिस वाले थे, मैंने उनसे बात की, तो वहाँ अंकुश हमारे जो थे वो उनको MLC के लिए तैयार किया गया था, भाई आपकी MLC करवानी है। मैं उनको साथ लेके गया। मैं साथ जाते हुए उसी वक्त मेरे दिमाग में आया कि मैं SSP साहब को फ़ोन करूं। मैंने SSP साहब को फ़ोन किया, SSP साहब का वेटिंग आ रहा था, तो मैंने वापस फ़ोन रख दिया। पुलिस मुंशी जी मेरे साथ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद 1 मिनट बाद ही SSP साहब का फ़ोन आ जाता है। तो मैंने उनको बताया मैं रविंदर सिंह बोल रहा हूँ पैगाम से। कह रहे क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने बोला जी ऐसा ऐसा ये हुआ है। उन्होंने बोला आप फ़ोन रखो, मैं SHO को बोलता हूँ। और विद इन मिनट मैं कहता हूँ मुझे सतवारी से मेन स्टॉप पहुँचने तक
SHO साहब का, सतवारी SHO साहब जो हैं, उनका फ़ोन आ गया था कि क्या हो गया, हमें बताओ। फिर हमने उनको बताया, वो बोल रहे कि MLC करवाई आपने। मैंने बोला जी MLC हो रही है हमारे, कहते हैं MLC करके और इमीडिएटली आप इसकी वो FIR करवाओ। तो किसी न किसी जगह मैंने थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, लेकिन जब मुझे ये नहीं पता था कि इनको मारा गया, वो वीडियो मैंने नहीं देखा था। जब मैंने वो वीडियो देखा फिर मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार आज आपके पास पैसे हैं, आप धौन से मारे। फिर मुझे दीपक शर्मा जी का मर्डर याद आ गया, उसके बाद अवतार जी का मर्डर याद आ गया। ये सेम पैटर्न पे वो वहाँ पर काम था। अगर खुदा ना खास्ता उनके पास कोई हथियार होता, क्योंकि जो लोग इलीगल वे से काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा बंदोबस्त करते हैं। बिल्कुल। खबर ये भी है कि पहले भी वहाँ पर काम चल रहा था, उन लोगों ने पूरे तरीके से फील्डिंग लगा रखी थी रात को वहाँ पे, कि कोई व्यक्ति अगर उनके काम में अड़चन डालता है तो अगर कोई पत्रकार रात को होता तो उसकी जान जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो इलीगल काम कर रहे थे तभी ये कर रहे थे ना। बहुत सारी बिल्डिंगें बनती हैं, वो दिन दिहाड़े बनती हैं, शरेआम बनती हैं, क्यों बनती हैं? नक्शा होता है, सब नक्शा होता है, सब कुछ होता है। और दूसरी बात, जैसे मैं वहाँ से बेली चराना से निकला, मैंने देखा उस बिल्डिंग को देखा। मैंने जब उन्होंने मुझे हमारे लड़के हैं, इन्होंने बताया था भाई फलानी बिल्डिंग है, मैंने उस बिल्डिंग को देखा, वो बिल्कुल एयरपोर्ट की दीवार के साथ सटी हुई है, बिल्कुल। और नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर। वो तो चलो कानूनी कार्रवाई उन पर होगी जो होगी, लेकिन मुझे ये अफसोस है कि अगर यहाँ सतवारी एयरपोर्ट के सामने दुकानें थी, लोगों के घर थे जिसमें लोग बसते थे, सब मलियामेट कर दिया, सब मलियामेट कर दिए गए, तो वहाँ पर उनको परमिशन कैसे मिल गई? ये बहुत एक सवाल है कि उसके थोड़ी चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है, चंद कदमों की दूरी पर एक मस्जिद बन रही थी जिसे दूसरी मंजिल नहीं बनाने दिया गया, रोक दिया गया काम को। बड़े सारे लोगों के घर थे जिन घरों को तोड़ा गया, पीछे हटा दिया गया कि ये वायलेशन है कानून की, कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक सिंगल आदमी ये सब कर रहा है। प्रशासन कहाँ था, कंटोनमेंट बोर्ड कहाँ था? ये सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कहाँ थे उस वक्त? नेचुरली है ना, अब तो जॉब देंगे ना ये खुद ही। कहाँ थे ये? इनकी वो ऐनक उतरी थी कि नहीं उतरी थी? अब उतरेगी ना, पता चलेगा। और मैं आपको एक बात, आपके माध्यम से मैं आपको ये एक बात बता दूं कि हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव खबरें रहती हैं हमारे पास, लेकिन समाज के लिए हमें कहाँ तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। जहाँ कोई इलीगल सिस्टम है या ऐसा सिस्टम है हम जाएंगे, कोई बात नहीं है। और ये लड़के के साथ ऐसा हुआ है, आप भी मीडिया बंधु हैं, आज इसके साथ हुआ है। अगर ये प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। जैसे दीपक शर्मा जी जो एक पुलिस अफसर थे, उनका मर्डर हो गया। तो अगर ये पुलिस ना हो, ये मीडिया पर्सन ना हो, तो ये ऐसे लोग तो आदमी का जीना मुहाल कर देंगे। जी, सवाल ये है कि जम्मू शहर में अगर पुलिस और मीडिया जिम्मेवारी से काम ना करे तो गुंडा राज इस कदर सड़कों पर नंगा नाच करेगा। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप सबने ये देख लिया कि कल क्या हुआ, लेकिन अब पुलिस की भूमिका क्या रही है। ये पत्रकार पुलिस की भूमिका से संतुष्ट हैं। MD पैगाम TV रविंदर जी भी संतुष्ट हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की है और अच्छे तरीके से कार्रवाई की है। SSP जम्मू ने समय रहते ही कार्रवाई कर दी और उन गुंडा एलिमेंट्स को उठा लिया। लेकिन सवाल ये भी है कि उनके हौसले इतने बुलंद कैसे हुए? खुलेआम ये सब हो रहा है, प्रशासन की आंखें बंद क्यों हैं? प्रशासन नींद में क्यों है? नींद से जागने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता अगर इस पत्रकार की जान चले जाती, कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार था? आप ये अंदाज़ा लगाइए कि सुबह से लेकर शाम तक इस गर्मी में जब आप लोग घर के अंदर AC में बैठे होते हैं, तो यही मीडिया पत्रकार हैं जो आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाते हैं, वो खबर पहुंचाते हैं जो AC के नीचे बैठ कर के आप अपने बेडरूम में देखते हैं। लेकिन इनकी जान के ऊपर किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे गुंडा एलिमेंट्स को जेल में डालना चाहिए। और पुलिस को ऐसी टीमें तैयार करनी चाहिए जो ऐसे गुंडा एलिमेंट जहाँ जहाँ पर भी हैं उन लोगों पर नकेल कसी जाए, ताकि जम्मू का जो वातावरण है, जो शांत प्रिय माहौल है, ये ख़राब ना हो। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।
हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।